नमस्कार। कभी सोचा है कि एटम्स मतलब परमाणु छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स की तरह कैसे काम करते हैं? जैसे कोई अनदेखा सा ब्लूप्रिंट हो और उसे फॉलो करके वो इतने कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं। आज हम इन्हीं क्वांटम ब्लूप्रिंट्स के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि परमाणु बॉन्ड बनाते हैं, है ना? लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये तो जैसे सारे नियम तोड़ देते हैं। ये ऑक्टेट रूल से कहीं ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं। वही रूल जो कहता है कि एटम्स को अपने बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो सवाल ये है कि ये ऐसा करते कैसे हैं? और इस पहेली को समझने का जो राज है ना, वो इन दो मॉलिक्यूल्स में छिपा है। एक तरफ है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 और दूसरी तरफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। यही है हमारे आज के दो मेन केस स्टडीज। ठीक है, तो अब इन मॉलिक्यूल्स की बनावट को समझने से पहले हमें कुछ बुनियादी नियम जानने होंगे, वो नियम जिनके हिसाब से ये पूरी कहानी चलती है। तो सब कुछ शुरू होता है एक कोर कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए जैसे अलग अलग तरह के बिल्डिंग मटेरियल को मिलाकर एक नया, एक जैसा और ज्यादा मजबूत मटेरियल तैयार किया जाता है। ठीक वैसे ही एटम्स भी अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से बॉन्ड बना पाएं। लेकिन इसका एक बहुत जरूरी नियम है, एनर्जी कंपैटिबिलिटी। मतलब ऑर्बिटल्स तभी मिक्स हो सकते हैं जब उनकी एनर्जी का लेवल लगभग एक जैसा हो। यहाँ देखिए, 3s, 3p और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी काफी करीब है, तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। पर 3p और 4s के बीच एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। ये एक तरह का नो एंट्री जोन है। और ये देखिए, ये एक तरह का मेन्यू कार्ड है जो दिखाता है कि अलग-अलग मिक्सचर से क्या-क्या बनता है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक हमारे PCl5 जैसा। और अगर sp3d स्क्वायर हो तो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, जैसा कि हम SF6 में आगे देखने वाले हैं। चलिए अब अपने पहले केस स्टडी को जरा करीब से देखते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 की तनाव भरी दुनिया को। तो यहाँ पर असली चैलेंज सामने आता है। फॉस्फोरस के पास जो स्टैंडर्ड s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, उनसे तो वो आमतौर पर कुछ ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन PCl5 को बनाने के लिए पूरे 5 बॉन्ड चाहिए। तो सवाल ये है कि ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए जगह कहाँ से लाता है? इसका जवाब है एक्साइटेड स्टेट में। सोचिए कि फॉस्फोरस अपनी नॉर्मल, रिलैक्स्ड ग्राउंड स्टेट से एक एनर्जेटिक बॉन्ड बनाने के लिए तैयार एक्साइटेड स्टेट में छलांग लगाता है। और ये होता कैसे है? ये अपने 3s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर खाली पड़े 3d ऑर्बिटल में प्रमोट कर देता है, और बस बॉन्डिंग के लिए 5 खाली जगह तैयार हो जाती हैं। अब ये पांचों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 5 नए एक जैसे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। इसके बाद 5 क्लोरीन एटम्स आते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बन जाते हैं 5 मजबूत PCl सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन इस स्ट्रक्चर का एक केमिकल नतीजा भी है। ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्शियल। अब होता यह है कि जो एक्शियल बॉन्ड्स हैं, उन्हें 90 डिग्री के एंगल पर ज्यादा रिपल्शन यानी धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है। इसी वजह से ये बॉन्ड लंबे और कमजोर हो जाते हैं, और यही बात PCl5 को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देती है। अब चलते हैं अपने दूसरे केस स्टडी की तरफ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और ये PCl5 की कहानी से बिल्कुल अलग है। ये है एक परफेक्ट किले की कहानी। यहाँ पर चुनौती और भी बड़ी है। PCl5 को तो 5 बॉन्ड बनाने में ही इतनी मशक्कत करनी पड़ी, सल्फर को तो पूरे 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये 3D स्पेस में 6 एटम्स को बिना किसी तनाव के इतने शानदार तरीके से कैसे अरेंज कर लेता है? जवाब एक बार फिर वही है, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन इस बार सल्फर को एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने पड़ते हैं, एक 3s ऑर्बिटल से और दूसरा 3p ऑर्बिटल से। और ये दोनों ही खाली पड़े 3d ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, और बस बॉन्डिंग के लिए 6 जगहें तैयार। ये 6 ऑर्बिटल आपस में मिलकर 6 sp3d स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करते हैं, और फिर जब 6 फ्लोरीन एटम्स इनसे जुड़ते हैं तो बनते हैं 6 एकदम एक जैसे SF सिग्मा बॉन्ड।
ये एक तरह का परफेक्ट 6 पॉइंट लॉक है, एक बेहद मजबूत और स्थिर ढांचा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सभी 6 ऑर्बिटल्स एकदम सिमेट्रिकली बाहर की तरफ हैं, जिससे रिपल्शन वाले सारे फोर्स पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं। PCl5 की तरह यहाँ कोई अलग अलग एक्सियल या इक्वेटोरियल बॉन्ड नहीं है। सारे के सारे बॉन्ड बराबर लंबाई और मजबूती के हैं, और नतीजा जबरदस्त स्टेबिलिटी। तो जब हम इन दोनों केस स्टडीज को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल उभर कर सामने आता है कि सब कुछ सिमेट्री यानी समरूपता का खेल है। ये स्लाइड सारी कहानी को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है PCl5 जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल्स हैं और बॉन्ड्स में सिमेट्री नहीं है जो इसे बहुत रिएक्टिव बनाता है। और दूसरी तरफ है SF6 जिसमें sp3d स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन है, एक जैसा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल और एकदम परफेक्ट सिमेट्री जो इसे कमाल की स्टेबिलिटी देती है। तो इस पूरे एनालिसिस से मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर के 3 यूनिवर्सल नियम सामने आते हैं। पहला, मिक्सिंग सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स की होगी जिनकी एनर्जी लगभग बराबर हो। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन में कितने d ऑर्बिटल्स शामिल हैं वही तय करेगा कि मॉलिक्यूल का 3D शेप कैसा होगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, सिमेट्री ही केमिस्ट्री की किस्मत तय करती है। जहाँ सिमेट्री नहीं वहाँ रिएक्टिविटी, और जहाँ सिमेट्री है वहाँ स्टेबिलिटी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर क्वांटम लेवल पर मौजूद एक अनदेखा सा गणित हमारी असल दुनिया में स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जैसी मजबूत ताकतें पैदा कर सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आर्किटेक्चर के ये बुनियादी नियम हमारी दुनिया को और किन-किन तरीकों से बना रहे हैं।